इमेजिन कीजिए किसी के पास वो सब कुछ है जिसे दुनिया सफलता मानती है। हाँ, एक शानदार करियर है और सोसाइटी में रुतबा भी है। बिल्कुल। मतलब बाहरी दुनिया के हिसाब से उस इंसान ने लाइफ का गेम जीत लिया है। लेकिन फिर भी जब रात को सब शांत होता है तो वो इंसान सोने की कोशिश करता है पर सो नहीं पाता। क्योंकि अंदर एक बहुत ही अजीब सा एक गहरा खालीपन महसूस होता है ना? हाँ, एकदम सही। एक ऐसा सन्नाटा जो सुकून नहीं देता बल्कि डराता है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शरीर की किसी बीमारी को तो हम एक्सरे मशीन से पकड़ सकते हैं, लेकिन इस अंदरूनी खालीपन का कोई एक्सरे नहीं होता। ये एक बहुत ही लेकिन बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मतलब जब बाहर सब कुछ परफेक्ट हो लेकिन अंदर का सिस्टम पूरी तरह से क्रैश कर रहा हो। सही बात है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम इसे अक्सर बर्नआउट या मिड लाइफ क्राइसिस कह देते हैं, लेकिन असल में ये प्रॉब्लम उतनी ही पुरानी है जितना खुद इंसान। और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का फोकस है। आज हम दो बहुत ही दिलचस्प और अलग-अलग टाइम के सोर्सेस को एक साथ रख रहे हैं। वाह, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है ना? तो पहला सोर्स एक प्राचीन बौद्ध कहानी है। इसमें देव नाम के एक युवक की सिर्फ 24 घंटे की एक ऐसी यात्रा का जिक्र है जिसने उसका पूरा वजूद बदल दिया। और दूसरा सोर्स? दूसरा सोर्स बिल्कुल आज के जमाने की एक मॉडर्न सेल्फ हेल्प किताब है, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जिसे हमने बुकपीडिया के एक वीडियो के जरिए गहराई से समझाए। अच्छा, तो मिशन ये खोजना है कि कैसे हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक समझ और आज की प्रैक्टिकल तकनीकें आपस में जुड़ती हैं। बिल्कुल। और कैसे ये दोनों मिलकर किसी भी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से रिवायर कर सकती हैं। इस पूरी चर्चा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान की साइकोलॉजी हजारों सालों में बिल्कुल नहीं बदली है। सच में ये काफी हैरान करने वाला है। हाँ, देव की कहानी में जो मूल समस्या थी वही सेम प्रॉब्लम इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब भी उठाती है। और वो समस्या है बाहरी दुनिया में भागते भागते खुद को भूल जाना। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं, खालीपन की जड़ तक पहुंचते हैं। देव की कहानी से शुरू करते हैं। देव कोई ऐसा इंसान नहीं था जो जिंदगी में हार गया हो। मतलब उसके पास वो सब था जो एक सक्सेसफुल इंसान के पास होना चाहिए। हाँ, जमीन थी, पैसा था, इज्जत थी, लेकिन फिर भी एक अज्ञात दुख उसे हमेशा घेरे रहता था। वो खालीपन जो पैसे से नहीं भरता। बिल्कुल। तो एक दिन जब वो बुद्ध को देखता है ना, तो बिना कुछ सोचे बस उनके पीछे पीछे गहरे जंगल में चला जाता है। रात हो जाती है, घना अंधेरा और सन्नाटा। और शायद यहीं से उसका असली टेस्ट शुरू होता है। हाँ, देव सोने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्ध उसे सोने नहीं देते। उसे जागते हुए सन्नाटे का सामना करना पड़ता है। ये बहुत मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। और तभी उसके अंदर से अजीब सी चीजें बाहर आने लगती हैं, जैसे बचपन की कोई कड़वी याद या किसी दोस्त का दिया हुआ धोखा। बुद्ध से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना पुराना कचरा भरा है कि कुछ नया आने की जगह ही नहीं बची है। यहाँ जो साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम कर रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। जब हम उस जंगल के सन्नाटे की बात करते हैं तो वो असल में क्या है? क्या है वो हमारे दिमाग का डिफॉल्ट मोड है। आमतौर पर इंसान अपने दिमाग को लगातार बाहरी आवाजों से बिजी रखता है ताकि उसे अपनी अंदर की आवाज ना सुननी पड़े। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, लेकिन जब बाहरी शोर एकदम से कट जाता है, जैसे देव के साथ जंगल में हुआ, तो दिमाग अपनी उस बेसलाइन पर आ जाता है जहां वो सारी दबी हुई भावनाएं और ट्रॉमा सतह पर तैरने लगता है। अगर मैं इसे आज के हिसाब से कहूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी के पास दुनिया का सबसे महंगा स्मार्टफोन हो, उसका प्रोसेसर बेहतरीन है, कैमरा गजब का है, लेकिन अंदर से वो स्लो हो चुका है। एकदम सही। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम 10 साल पुराने वायरस, जंक फाइल्स और बैकग्राउंड में चलने वाले बेकार ऐप्स से भरा हुआ है। हाँ, तो नई चीजें कैसे काम करेंगी? वही तो। अब अगर उस फोन में कोई एक नया ऐप इंस्टॉल करने की कोशिश की जाए, मान लीजिए खुशी का या फोकस का कोई ऐप, तो वो काम ही नहीं करेगा। ऐप क्रैश हो जाएगा क्योंकि 90% रैम तो वो पुराना कचरा खा रहा है। बिल्कुल। जब तक सिस्टम को क्लीन करके रीबूट नहीं करेंगे, हार्डवेयर चाहे जितना अच्छा हो, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। हमारा दिमाग भी ठीक ऐसे ही काम करता है। देव उस रात अपने उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉर्मेट कर रहा था। और मॉडर्न किताब इसमें कैसे फिट बैठती है? अगर हम आज की बात करें तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब भी इसी क्लीन अप प्रोसेस को एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क में ढालती है। किताब कहती है कि इंसान बाहरी एसेट्स को तो बहुत संभालता है, जैसे जॉब या प्रॉपर्टी वगैरह। हाँ, लेकिन अपने सबसे बड़े और इकलौते एसेट को इग्नोर कर देता है, और वो एसेट है खुद उसका शरीर और मन। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है?
इस जंग को क्लियर करने के लिए किताब दिन में सिर्फ 30 मिनट निकालने का फॉर्मूला देती है। 10 मिनट मन की शांति के लिए, 10 मिनट शरीर की कसरत के लिए और 10 मिनट आत्मा या अपने गहरे विचारों के लिए। पर एक सेकंड, यहाँ एक सवाल उठता है। मतलब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि यार दिन में बस 10 मिनट मेडिटेशन कर लेने से या 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर लेने से कोई सालों पुराना खालीपन कैसे भर सकता है? हाँ, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? मतलब देव ने तो पूरी रात एक भयानक मानसिक लड़ाई लड़ी और यहाँ हम सिर्फ 30 मिनट की बात कर रहे हैं। ये थोड़ा सतही नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब शक है, लेकिन हमें इसके पीछे की साइंस को देखना होगा। ये 30 मिनट कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात दुनिया बदल देगी। तो फिर ये काम कैसे करता है? ये असल में आपके दिमाग के उस डोपामाइन लूप को तोड़ने का तरीका है जो आपको लगातार डिस्ट्रैक्शन में फंसाए रखता है। अच्छा। जब कोई इंसान जानबूझकर दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 30 मिनट अपने लिए निकालता है, बिना फोन या बिना किसी और इंसान के, तो वो धीरे धीरे अपने दिमाग को एक सिग्नल दे रहा होता है कि कंट्रोल मेरे हाथ में है, बाहरी दुनिया के नहीं। बिल्कुल, ये एक तरह का माइक्रोडोजिंग है मौन का। जैसे देव ने एक ही रात में सब फेस किया, आम इंसान उसे रोज छोटी छोटी डोज में कर सकता है ताकि सिस्टम ओवरलोड ना हो। ये माइक्रोडोजिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड है और ये डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट कहानी के अगले हिस्से में बहुत खूबसूरती से आता है। हाँ, वो नदी वाला हिस्सा। बिल्कुल। अगली सुबह बुद्धदेव को नदी के किनारे ले जाते हैं और कहते हैं कि इस पानी में अपना चेहरा देखो। देव पानी में झांकता है, लेकिन लहरों की वजह से उसका चेहरा हिलता हुआ नजर आता है, क्योंकि पानी शांत नहीं था। हाँ, बुद्ध समझाते हैं कि जब मन अशांत होता है तो इंसान कभी अपनी असली सच्चाई नहीं देख पाता। और तभी बुद्ध एक छोटी सी लकड़ी पानी में फेंक देते हैं और फिर लहरें और तेज हो जाती है। एकदम पानी में और जोर से लहरें उठती हैं और चेहरा पूरी तरह से बिखर जाता है। बुद्ध कहते हैं कि बाहरी विचार और डिस्ट्रैक्शन इसी लकड़ी की तरह हैं। वाओ! इस पानी और लकड़ी वाले रूपक को अगर हम आज के डिजिटल दुनिया में रखें तो वो छोटी सी लकड़ी क्या है? क्या है? नोटिफिकेशन। बिल्कुल, वो हमारे फोन की नोटिफिकेशन साउंड है, एक ईमेल का पॉपअप है। जैसे ही मन का पानी थोड़ा शांत होने लगता है, एक पिंग की आवाज आती है और फिर से लहरें उठने लगती हैं और हम फोकस लूज कर देते हैं। हाँ, हम अपनी सच्चाई देख ही नहीं पाते और इसी वजह से हम समय को बर्बाद करते हैं। किताब में एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर है समय के ऊपर। हाँ, समय सबसे असली करेंसी है। सही कहा। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान में अगर कोई एक चीज बिल्कुल समान है तो वो है समय। दोनों के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। और मुझे उस किताब का वो गणित, वो मैथ बहुत दिलचस्प लगा, वो 365 घंटे वाला। हाँ, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने ऊपर लगाए कुछ नया सीखने में या खुद को अपग्रेड करने में, तो साल भर में वो 365 घंटे बनते हैं। और इतने टाइम में तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल। एक नई भाषा सीखी जा सकती है, कोडिंग सीखी जा सकती है, एक पूरा नया बिजनेस मॉडल खड़ा किया जा सकता है। लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं है। ये सबसे कॉमन बहाना है ना? अब सोचिए, क्या सच में टाइम की कमी है या बस प्रायोरिटी की कमी है? हम में से ज्यादातर लोग वीकेंड्स पर नेटफ्लिक्स के पूरे सीजन बिंज वॉच कर लेते हैं या घंटों तक रील स्क्रॉल करते हैं। असल में दिक्कत ये नहीं है कि नेटफ्लिक्स हमारे वो घंटे चुरा रहा है, दिक्कत बहुत गहरी है। मतलब? हम नेटफ्लिक्स या सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक पेन किलर या एनेस्थीसिया की तरह करते हैं। वाओ, एक पेन किलर की तरह? ये तो बहुत डार्क है। हाँ, क्योंकि हम उस सन्नाटे से बचने के लिए लगातार स्क्रॉल करते हैं जिसका सामना देव ने उस जंगल में किया था। टाइम न होना सिर्फ एक बहाना है। तो असल कमी किस चीज की है? असल कमी उस मानसिक जगह की है जहां हम बिना डरे अपने आप के साथ बैठ सकें। जब हम स्क्रॉल करते हैं तो हम अपना समय खर्च कर रहे होते हैं, और जब हम सीखते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का यही मतलब है। ये सच में बहुत चुभने वाली बात है कि हम डिस्ट्रैक्शन को पेन किलर बना लेते हैं। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि किसी को ये बात समझ आ गई, उसने फोन साइड में रख दिया और खुद पर काम शुरू कर दिया। तो क्या इसके बाद कोई चमत्कार होने की उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि बस अब एक आहा मोमेंट आएगा और लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि असली चमत्कार कभी भी आसमान से नहीं टपकता। तो फिर कहाँ से आता है? वो बहुत ही साधारण और सच कहूं तो बहुत ही बोरिंग चीजों में छिपा होता है। जैसे कहानी का वो हिस्सा जहां एक महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर बुद्ध के पास भागती हुई आती है। हाँ, उसे लगता है कि बुद्ध कोई महान चमत्कारी हैं। बिल्कुल, वो सोचती हैं कि बुद्ध कोई मंत्र पढ़ेंगे और बच्चा तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन बुद्ध उसे बहुत ही आम सी सलाह देते हैं। वो कहते हैं, इसे दवा दो, आराम दो
और सच्चा प्रेम दो। बस इतना ही, कोई जादू नहीं। हाँ, और इसके बाद बुद्धदेव को लेकर एक पहाड़ पर चढ़ते हैं और देव से कहते हैं कि तुम्हें मंजिल की दूरी नहीं थका रही है, बल्कि तुम्हारे चलने का तरीका तुम्हें थका रहा है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ किताब ठीक इसी कॉन्सेप्ट को अनुशासन यानी डिसिप्लिन का नाम देती है। मतलब मोटिवेशन नहीं, अनुशासन। हाँ, किताब बहुत साफ शब्दों में कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी नींव उसका स्वास्थ्य है। 10 मिनट पैदल चलना, 8 घंटे की भरपूर नींद लेना, घर का सादा खाना खाना। ये सब सुनने में कितने बोरिंग लगते हैं ना। बहुत बोरिंग। कोई भी इन पर कोई वायरल वीडियो नहीं बनाएगा, लेकिन यही वो साधारण कदम है जो असल में जीवन बदलते हैं। और यहीं पर मोटिवेशन का भ्रम टूटता है। हाँ, हम सबको लगता है कि बस एक बार कोई तगड़ा मोटिवेशन मिल जाए, कोई वीडियो देख लें तो दुनिया जीत लेंगे, जो कि असल में काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं इसे एक एनालॉजी से समझना चाहूंगा। मोटिवेशन बिल्कुल एक शुगर रश की तरह है। अच्छा, कैसे? जैसे आपने बहुत सारी चीनी खा ली, एकदम से स्पाइक आया, लगा कि आज तो पहाड़ तोड़ देंगे, लेकिन आधे घंटे बाद एनर्जी बुरी तरह से क्रैश कर जाती है। हाँ, और आप पहले से भी ज्यादा थके हुए लगते हैं। बिल्कुल। जबकि अनुशासन उस रोज के साधारण बेस्वाद प्रोटीन की तरह है। खाते वक्त कोई मजा नहीं आता, कोई स्पाइक नहीं होता, लेकिन वही धीरे धीरे आपकी मांसपेशियां बनाता है। बहुत उम्दा तुलना है। किताब में भी एक लड़के का उदाहरण है जो रात को मोटिवेशनल वीडियो देखकर सुबह 5 बजे जिम पहुंच जाता है। और फिर पहले ही दिन बहुत भारी वजन उठा लेता है। हाँ, लेकिन तीसरे दिन जब शरीर में दर्द होता है तो उसका वो डोपामाइन काम करना बंद कर देता है और वो जिम छोड़ देता है। क्योंकि वो सिर्फ मोटिवेशन पर टिका था। बिल्कुल। विज्ञान ये है कि जब आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर होते हैं तो आप अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। अच्छा लग रहा है तो करेंगे, नहीं लग रहा है तो छोड़ देंगे। और अनुशासन में ऐसा नहीं होता। नहीं, जब आप अनुशासन अपनाते हैं तो आप अपनी पहचान बदल देते हैं। आप वो सैनिक बन जाते हैं जिसे रोज सुबह बूट्स पहनने ही हैं, चाहे बारिश हो या धूप। वो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उसका मन कर रहा है, बल्कि इसलिए करता है कि वो उसकी पहचान बन चुका है। एकदम सही। और जब इंसान की पहचान ऐसे बदल जाती है, जब उसका समय कंट्रोल में है और वो अनुशासित है, तब वो बाहरी दुनिया से कैसे टकराता है? क्योंकि हम अकेले तो रहते नहीं है समाज में। और यहीं पर निस्वार्थ कर्म और नेटवर्क की भूमिका आती है। अच्छा। जब आपका अंदरूनी घड़ा भर जाता है तभी आप दूसरों को कुछ दे सकते हैं। कहानी में भी बुद्धदेव को एक बहुत ही अजीब काम सौंपते हैं। हाँ, वो उसे एक बूढ़े आदमी की मदद करने को कहते हैं। अपना समय और ऊर्जा उस बूढ़े आदमी को मटके बनाने में दे दो, बिना किसी लालच के। और जब देव अपने गांव वापस जाता है तो ये निस्वार्थ भाव बहुत काम आता है। गांव के खेतों में आग लगी हुई थी। देव अकेले तो आग बुझा नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि उसने लालच छोड़ दिया था, वो पूरे गांव को एक साथ ले आता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा टेस्ट तो तब होता है जब पड़ोस के गांव वाले हथियार लेकर देव के गांव पर हमला करने आते हैं। क्योंकि वहां सूखा पड़ा था और वो भूख से मर रहे थे। हाँ, अगर देव आम इंसान होता तो वो लड़ाई करता, लेकिन देव उन्हें हथियार उठाने के बजाय खाना खिलाता है। वो अपना अनाज बांटता है और फिर दोनों गांव मिलकर एक नहर खोदते हैं, जिससे सूखे की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। हाँ। इस पूरी घटना को अगर हम मॉडर्न नेटवर्किंग की भाषा में डिकोड करें तो किताब का एक उसूल है, नेटवर्क ही नेटवर्थ है। पर एक मिनट रुकिए, यहाँ मेरा थोड़ा सा असम्मति जताना बनता है। बताइए। प्रैक्टिकल दुनिया की बात करें तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, 24 घंटे हैं, पैसा लिमिटेड है। अगर मैं अपना समय और संसाधन दूसरों को बिना मतलब के देता रहूंगा तो मैं खुद तो पीछे रह जाऊंगा ना। ये एक बहुत ही नेचुरल डर है ना? देव ने अपना खाना दुश्मनों को दे दिया। अगर नहर का पानी नहीं आता तो दोनों गांव भूखे मर जाते। ये जो निस्वार्थ भाव है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इंसान का दिमाग हमेशा स्केर्सिटी माइंडसेट में सोचता है। हमें लगता है कि दुनिया एक पिज्जा की तरह है, कि अगर किसी और ने ज्यादा स्लाइस ले लिए तो मेरे लिए कम बचेंगे। बिल्कुल। देव के गांव में लड़ने वाले दो भाई भी इसी डर से लड़ रहे थे। लेकिन साइकोलॉजी साबित करती है कि जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपना पिज्जा छोटा नहीं कर रहे होते। तो फिर क्या कर रहे होते हैं? हाँ, जब आप सही लोगों को वैल्यू देते हैं तो आप एक एंटी फ्रेजाइल इकोसिस्टम बनाते हैं। बुरे वक्त में यही नेटवर्क आपको टूटने से बचाता है। स्वार्थ आपको कमजोर करता है। ये नजरिया सच में बहुत स्पष्ट है। हम डर की वजह से चीजों को पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें बांटने से ही असल सुरक्षा मिलती है। बिल्कुल सही। चलिए अब इस सफर के आखिरी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर आते हैं, बुद्ध का वो आखिरी उपहार। बुद्ध देव को एक बहुत ही गहरी खाई के किनारे ले जाते हैं, जहां वो उस अथाह खालीपन को देखता है। हाँ,
और बुद्ध उसे जीवन का सबसे कड़वा सच बताते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हमेशा नहीं रहने वाला। न शरीर, न विचार, न बैंक बैलेंस और न ही डर, सब खत्म हो जाएगा। और मजे की बात यह है कि हमारी मॉडर्न सेल्फ हेल्प किताब भी इसी बात पर आके खत्म होती है, बस उसके शब्द अलग है। वो क्या कहती हैं? किताब का आखिरी नियम है लर्न, अप्लाई, रिपीट, यानी सीखो, लागू करो और दोहराओ। किताब कहती है कि सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना बेकार है अगर आप उसे अमल में नहीं लाते। लेकिन जब हम बुद्ध की उस खाई वाली बात पर सोचते हैं कि सब कुछ खत्म होना है, तो ये विचार आजाद करने से ज्यादा डिप्रेशन में डालने वाला लगता है। ऐसा क्यों? मतलब अगर आखिर में सब कुछ मिट ही जाना है, तो फिर इतनी मेहनत क्यों करें, खुद में इन्वेस्ट क्यों करें? ये तो पूरी तरह से शून्यवाद की तरफ ले जाता है ना। ये बहुत ही शानदार सवाल है और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। ऊपर से देखने पर लगता है कि कुछ मायने नहीं रखता। हाँ, तो फिर इसमें आजादी कहाँ है? अगर आप गहराई से देखें तो अगर कुछ भी परमानेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी गलतियां भी परमानेंट नहीं है। आपकी आज की असफलता हमेशा के लिए नहीं है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। समाज आपके बारे में जो सोचता है वो भी परमानेंट नहीं है। जब इंसान समझ जाता है कि फेल होने का डर महज एक भ्रम है जो मिट जाने वाला है, तब वो उस डर से आजाद हो जाता है। और फिर वो बिना हिचकिचाहट के नया ज्ञान सीख सकता है और अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल। और फेल हो जाए तो बिना टूटे रिपीट कर सकता है। ये सच में सोचने का नजरिया बदल देता है। मतलब अस्थायी होने का एहसास हमें हार मानने पर मजबूर नहीं करता, बल्कि बिना डर के जीने की आजादी देता है। एकदम सही। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव के तमाम पहलुओं को समेटें तो एक बात बहुत साफ है, असली लड़ाई कभी भी बाहर की नहीं होती, हमेशा भीतर की होती है। बिल्कुल। देव की उस एक रात की बात हो या आज के इंसान के 30 मिनट निकालने की बात हो, दोनों स्रोत यही कहते हैं कि बदलाव एक शांत मन से शुरू होता है। उसके बाद आता है साधारण अनुशासन और अंत में निस्वार्थ कर्म से जुड़ा एक मजबूत नेटवर्क। और यही बात सुनने वालों के लिए इतनी अहम है, क्योंकि हम सबके पास वही 24 घंटे हैं। हाँ, खुशी या शांति कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिससे हम आज अपना अगला कदम उठाते हैं। असली सफलता इसमें है कि जब हम अकेले हों तो क्या हम अपनी परछाई के साथ शांति से बैठ सकते हैं। और जब आप बैठना सीख जाते हैं तब समझ आता है कि समय ही आपकी इकलौती करेंसी है। चॉइस आपकी है कि आप उसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल। और इसी चॉइस के साथ हम आखिर में पहुंच गए हैं। जाने से पहले एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। अगर सब कुछ सच में अस्थायी है और हमारा सबसे कीमती एसेट हमारा समय और मन है, तो आज इसी वक्त वो कौन सी बेकार की लकड़ी है जिसे हम अपने मन के पानी में गिरने दे रहे हैं? क्या होगा अगर आज हम सब कुछ छोड़कर सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने ही भीतर के सन्नाटे को सुनने की हिम्मत करें? सोचिएगा जरूर।